गाइस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें आपको 4 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने थे और उसमें से हमने पहला शुरू किया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी किया था हम लोगों ने। गाइस आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को आज समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं, बिना विलंब किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है इंटीग्रल का। अगर इंटीग्रल का फॉर्म इस फॉर्म में हो, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b इंटू अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डी एक्स, समझ रहे हैं, या फिर इस प्रकार के हो, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी एक्स प्लस डी डी एक्स, है ना। इस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर इंटीग्रल दिया हुआ है तो इसे हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी करते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन वाला ज्यादा आसान होता है इसके रिस्पेक्ट में। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में जब इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, है ना, तो वो ज्यादा आसान होता है ना। लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं, समझ गए बात को। तो ये आप फॉर्म देख लिया, इसका दो टाइप का फॉर्म होता है, या तो फॉर्म इसका इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b इंटू अंडर रूट सी एक्स प्लस डी का फॉर्म होगा, या फिर ये होगा इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई अंडर रूट सी एक्स प्लस डी। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में होगा। रूल्स बनाने के लिए दोनों के लिए रूल्स एक ही है। अब देखिए रूल्स क्या है। पहला रूल है कि जो भी आपका रूट के बाहर दिया हुआ है, दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में जो एक्सप्रेशन रूट के बाहर दिया हुआ है उसको मान लेना है, लेट कर लीजिए, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू a इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी। यहां पर कैपिटल A और कैपिटल B ये दो कांस्टेंट हमने लिया है और इसको आपने इसी प्रकार से अरेंज करके मानना है। किस प्रकार से, ax प्लस b इक्वल टू a इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी, है ना। इसको आगे जब हम बढ़ेंगे, जब सेकेंड स्टेज में आएंगे, रूल्स के सेकेंड स्टेप में, तो क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट्स को ओपन करके, है ना, वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ, कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, a और b, ये जो कैपिटल A और b था आपका, जो कांस्टेंट हमने इसके साथ लगाया था, इसका वैल्यू निकालना है। और ये वैल्यू हम निकालते हैं कैसे, बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर्स ऑफ x एंड कांस्टेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। कैसे निकालते हैं, a और b का वैल्यू निकालने के लिए LHS और RHS में दोनों को कंपेयर करते हैं, सिमिलर पावर्स ऑफ x वाले टर्म को और कांस्टेंट को, है ना। और ऐसा करने से हमें ये जो दो कांस्टेंट्स लिया था हमने a एंड b, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू मिल जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट स्टेप में ax प्लस b इज इक्वल टू a इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी, ये जो एक्सप्रेशन हमने माना था, इसमें हम a और b का वैल्यू डाल देते हैं और a और b का वैल्यू डालने से हमें ax प्लस b का वैल्यू मिल जाता है, समझ गए। जब ax प्लस b का वैल्यू मिल जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब इस दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म का आपके पास इंटीग्रल गिवन होगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस b का वैल्यू, जब यहां सेकेंड स्टेज से a और b का वैल्यू निकालते हैं, तो उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेज में ax प्लस b निकालते हैं और इस ax प्लस b का वैल्यू इस दोनों गिवन इंटीग्रांड में से किसी में कोई भी फॉर्म दिया हो उसमें हम ax प्लस b के जगह वैल्यू डाल देते हैं, समझ गए। जैसे ही वैल्यू आप डालेंगे तो आपको जो है क्लू मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, आगे जो है प्रोसीड कर लेंगे। सिंपल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसकी मदद से उससे आप आगे प्रोसीड कर लेंगे और फिर जो है ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये आपको इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज होते हुए नजर आने लगता है, समझ गए। उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चा। तो पर्टिकुलर फॉर्म किस प्रकार का हो ये आपने देखा, उसके लिए रूल्स क्या है ये आपने समझ लिया। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं।
तो देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 इंटू अंडर रूट x प्लस 1 dx। ये हमारा एग्जाम्पल है बच्चा। अब इसे हम लोग देखिए ये वाला फॉर्म जो है जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, आप देखिएगा ये वाला फॉर्म आपका ऊपर वाला फॉर्म है ax प्लस बी इंटू अंडर रूट सी एक्स प्लस बी का फॉर्म है ना, जिसमें ax प्लस बी के जगह x माइनस 1 है और सी एक्स प्लस डी के जगह x प्लस 1 है ना। रूल्स हमें पता है क्या करना है इसमें। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए पहला काम कि जो रूट के बाहर है उसको हम इस फॉर्मेट में मानते हैं। किस फॉर्मेट में? ax प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी। तो गाइस यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, और ax प्लस बी के जगह क्या है x माइनस 1, और इतना को क्या मानेंगे a इंटू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी के जगह क्या है x प्लस 1 है ना, और प्लस b। इस तरह से मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, और इसको लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी है ना। ये a और b दोनों कांस्टेंट है, इसको एक साथ कर दिया। यहां पर x वाला वेरिएबल वाला टर्म है जहां x का कोएफिशिएंट कैपिटल A है ना, और ये आपका इधर LHS हो गया x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके इक्वेट कर लेंगे। तो यहां लिखिए नाउ ऑन कंपेयरिंग सिमिलर पावर ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ, लिख दीजिए कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर्स ऑफ x एंड कांस्टेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। क्लियर है बच्चा, है ना। दोनों तरफ हम लोग x के कोफिशिएंट को सिमिलर पावर के साथ इक्वेट कर लेंगे और कांस्टेंट को इक्वेट कर लेंगे बाय कंपैरिजन। ठीक है, तो देखिए इस तरफ आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट कितना है कैपिटल A, और इस तरफ x का कोफिशिएंट कितना है 1। सो गाइस एक वैल्यू आपको मिल गया, कैपिटल A का वैल्यू कितना मिल गया 1। एंड दूसरा देखिए इधर देखिए a प्लस बी कॉन्स्टेंट कितना है a प्लस बी, और इधर देखिए कांस्टेंट कितना है -1 है ना। a का वैल्यू आपको मालूम है, पहले आप a को इस तरफ कर दीजिए तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस a, और a का वैल्यू मालूम है इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाला है a का वैल्यू 1, यहां पर वैल्यू 1 डाल दीजिए, a का वैल्यू 1 डाल देंगे तो -1 मिलकर -2 हो जाएगा। सो गाइस यहां से आपका b का वैल्यू मिल गया -2। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। a मिल गया, b मिल गया, हमने बोला कि a और b मिल जाए तो ax प्लस b, जो यहां पर हमने स्टेप बताया था कि ax प्लस b का वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में माना था x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b, इसका वैल्यू निकाल लेना है। सो गाइस यहां से देखिए x माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर a का वैल्यू डालिए तो a का वैल्यू डालेंगे तो कितना होगा, a का वैल्यू 1 है और इसमें गुना कर देंगे आप x प्लस 1 से, मतलब 1 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b, और b का वैल्यू कितना निकला था -2, तो यहां पर प्लस माइनस -2 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। समझे? तो स्टेप देख रहे हैं आप, हमने पहले स्टेप में क्या किया, ax प्लस b के फॉर्मेट में जो था, मतलब जो रूट के बाहर था उसको a इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी के फॉर्मेट में यहां मान लिया। फिर यहां से हम लोग ब्रैकेट ओपन करके वेरिएबल वाले टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म को अरेंज कर लिया, और फिर दोनों तरफ कंपैरिजन करके, है ना, x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को यहां हमने कंपेयर किया, और यहां से हमें कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू मिल गया। अब इस a और b के वैल्यू को फिर से स्टेप 1 में डाल के और x माइनस 1 का वैल्यू निकाल लिया। अब x माइनस 1 का वैल्यू ये जो गिवन इंटीग्रांड है इसमें हम डाल देंगे। समझे? तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं। देयरफॉर देखिए, देयरफॉर अब इंटीग्रांड क्या हो जाएगा आपका, ax माइनस 1 का वैल्यू हो गया 1 इंटू एक्स माइनस 1 और सॉरी x प्लस 1 है ना, और -2, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए,
और इंटू सी एक्स प्लस डी है, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, इसको एज इट इज रहने देंगे, और इंटू डी एक्स, है ना। अब देखिए ये वाला और अंदर दोनों जो है x प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। अब इस रूट एक्स प्लस 1 से एक बार इसमें गुना करेंगे और एक बार इसमें गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, और इंटीग्रेशन को भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो गाइस ये हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx, ये हो जाएगा। और यहां पर -2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx। क्लियर है। अब यहां देखिए x प्लस 1 का पावर 1 है, x प्लस 1 के पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 dx, और माइनस यहां हो जाएगा रूट x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 टू दी पावर 1/2 dx, है ना। अब ये आपका जो फॉर्म है इंटीग्रेबल फॉर्मेट हो गया, समझ गए। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x टू दी पावर n वाला जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल का वो यूज करेंगे। सो गाइस देखिए कितना हो जाएगा इसका, x प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, और x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। और माइनस यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर 1/2 प्लस 1 और बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c, यही होगा, है ना। यहां भी x का कोएफिशिएंट 1 है, अगर x का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई दूसरा होता तो हम उसी कोएफिशिएंट से नीचे फिर भाग भी देते, है ना। लेकिन यहां पर चूंकि 1 है दोनों एक्सप्रेशन में, तो 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, अब ये आपका ये हो जाएगा ऊपर में x प्लस 1 टू दी पावर 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2, -2 इंटू यहां पर हो गया x प्लस 1 के पावर 3/2 और बाई 3/2 प्लस c। अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर उलट जाएगा और उलट के फाइनली हो गया ये 2/5 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर 5/2 -2 और इंटू 2, ये हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस c, है ना। अब इस दोनों टर्म में आप देखेंगे x प्लस 1 का सर्टेन पावर मतलब 3/2 जो है कॉमन निकल सकता है यहां से, तो यहां से निकाल लीजिए और 2 भी निकल जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे, तो इसके जगह बचेगा कितना, x प्लस 1/5, है ना। 2 निकल चुका है और 5/2 में से 3/2 निकालेंगे तो पावर 1 बचेगा x प्लस 1 पर, क्लियर है। और यहाँ क्या बचेगा, ये तो कंप्लीटली निकल गया, तो यहाँ ऊपर से 2 भी निकला है, तो ये बचेगा 2/3, ठीक है बच्चा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बाहर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3/2, और अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5 3 का एलसीएम 15 हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 3 से गुना हो जाएगा इसमें x प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3 और माइनस 3 5 15 होता है, तो 5 से 2 में गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए कितना हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3/2, और यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x, और यहां 3 माइनस 10 करेंगे तो -7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 और डिवाइडेड बाई 15 प्लस c। अब फाइनली अरेंज कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, तो इसको लिखेंगे 2/15, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा 3x माइनस 7 और इंटू हो जाएगा x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका सॉल्यूशन निकल गया, समझ रहे बात को। तो आपने देखा कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रल रहता है तो आप इसे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं, इस रूल को अपनाकर, समझ गए ना। चलिए इसको लिख लीजिए, जरा लिखिए। तो गाइस चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस पर, और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7x प्लस 9 dx, है ना। ये आपका सेकंड फॉर्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म पे हमने अभी पीछे
जो है ना एग्जाम्पल में कराया, ये आपका सेकंड फॉर्म है उसका। अब देखिए फिर से वही बात है, मैंने क्या कहा था, इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो रूट के बाहर एक्सप्रेशन है उसको हम लोग मानते हैं, और किस प्रकार से मानते हैं, लेट कर लेते हैं 3x + 5 इज इक्वल टू a इंटू, ये 3x + 5 मतलब ax + b का फॉर्म हो गया, और इज इक्वल टू a इंटू cx + d, और cx + d कौन सा होता है, जो रूट के अंदर होता है, तो ये हो गया a इंटू 7x + 9 और प्लस एक कांस्टेंट और ऐड करते हैं b। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया है ना। अब यहां ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो और इसको लिखेंगे 3x + 5 इज इक्वल टू 7ax + 9a + b, और यहां देखिए 9a + b कांस्टेंट टर्म हो गया और ये आपका वेरिएबल वाला टर्म हो गया। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, सिमिलर पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे और कांस्टेंट को इक्वेट करके कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे नाउ on comparing the coefficients of similar powers of x and constants from both sides। और ये लिखना नहीं भूलिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये लिखना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि लिखेंगे तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप क्या करके यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल रहे हो, है ना। तो ये लिखना नहीं भूलना है एग्जामिनेशन में। सो गाइज यहां से देखिए, अब सिमिलर पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो देखिए यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 7a है और यहां पर 3 है। सो गाइज यहां से हो जाएगा 7a इज इक्वल टू 3, सो यहां से a का वैल्यू मिल जाएगा 3/7। क्लियर, ये आपका a का वैल्यू मिल गया। एंड अब देखिए यहां पर कांस्टेंट कितना है, 9a + b इज इक्वल टू, और इधर कांस्टेंट कितना है 5। 9a को इस तरफ कर दीजिए, चूंकि हमें b निकालना है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 9a, और a का वैल्यू 3/7 यहां डाल दीजिए, तो 5 - 9 इंटू 3/7, तो कितना हो गया 5 - 27/7, है ना। और इसको जरा कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 7 में 5 से गुना हो जाएगा 35, 35 - 27/7, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/7 हो जाएगा ना। सो गाइस यहां से फाइनली b का वैल्यू मिलेगा 8/7। क्लियर है, तो 8/7 b का वैल्यू हो गया और a का वैल्यू 3/7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू हम लोग उठा के ये इक्वेशन 1 में डाल देंगे यहां पर, है ना। सो देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको, 3x + 5 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा, a और b का वैल्यू यहां से डाल दीजिए, तो a का वैल्यू है 3/7, तो ये हो गया 3/7 इंटू 7x + 9 और प्लस b का वैल्यू मिला 8/7, है ना। b का वैल्यू कितना है 8/7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहां लिखना है तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो 2 मिल गया। अब इस 3x + 5 का वैल्यू ये जो गिवन इंटीग्रांड है इसमें डाल देना है ना, और इसमें डाल करके आगे प्रोसीड कर लेना है। देयरफॉर नाउ लिख दीजिए, नाउ इंटीग्रेशन किसका करना था आपका 3x + 5 डिवाइडेड बाई √7x + 9 dx, है ना। और मैंने क्या कहा कि इस इंटीग्रांड में अब 3x + 5 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इतना रख देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 3/7 और ब्रैकेट में है 7x + 9 और प्लस 8/7 और डिवाइडेड बाई √7x + 9 dx, है ना। अब इस डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये देखिए 3/7 आपका बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। और यहां देखिए इसको जब इसमें भाग देंगे, ये टर्म दोनों सेम है 7x + 9, लेकिन यहां पर पावर 1 है और यहां रूट तोड़ेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 1/2, है ना।
तो जब 7x प्लस 9 में भाग देंगे √7x प्लस 9 से, तो ये वाला पावर इसका 1/2 ऊपर जाके घट जाएगा, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, 7x प्लस 9 का पावर हो जाएगा 1/2 dx। क्लियर है बच्चा? जब इसको, इस डिनोमिनेटर को पहले टर्म में भाग देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्लस यहां पर भाग देंगे तो 8/7 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, और ये पावर ऊपर में ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, है ना। रूट का पावर 1/2 होता है, जब ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, हम यहाँ पर पावर के फॉर्म में ही करके करेंगे। तो देखिए यहां हो जाएगा 7x प्लस 9 के पावर -1/2 dx, है ना। अब यहां देखिए ये दोनों जो टर्म है आपका इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है, और इससे हम लोग x⁴n वाला जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसको लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक बात यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो 7 का x का जो कोफिशिएंट है 7, दोनों में फॉर्मूला तो वही लगेगा x⁴n का ही, लेकिन डिवीजन में 7 से आपको भाग देना पड़ेगा, है ना। जब x का कोफिशिएंट कुछ हो, जैसा कि मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया कि x के कोफिशिएंट से इंटीग्रेट करने के बाद हम x के कोफिशिएंट से भाग लगा देते हैं, है ना। इससे हम लोग और भली भांति जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं x⁴n वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन पर पावर एक जुट जाएगा, इसको ऐसा लिखेंगे 3/7 इंटू 7x प्लस 9 टू दी पावर 1/2 प्लस 1, और बाई यहां पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और इंटू मैंने क्या कहा था कि जो x का कोफिशिएंट है उससे भाग लगाना है, मतलब डिनोमिनेटर जो आता है पहले से उसमें और गुना कर दीजिए उससे। क्लियर है? प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 8/7, है ना, और फिर यहां देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 7x प्लस 9 टू दी पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो इसको एक बार और लिखते हैं 3/7 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 7x प्लस 9 टू दी पावर 3/2, और बाई 7 इंटू ये 7 हो गया और ये वैल्यू हो गया 3/2। ठीक है, यहां देखिए प्लस 8/7, और यहां पर 1 में से 1/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 8/7, और पावर भी 1/2 हो जाएगा, तो 7x प्लस 9 टू दी पावर 1/2, और चूंकि यहां पर छूट गया था 7 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 7 है, तो यहां भी 7 से भाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना। इसको लिख लीजिएगा। सो गाइस अब हो जाएगा 8/7 इंटू, और यहां पावर -1/2 को 1 में से घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 7x प्लस 9 टू दी पावर 1/2, और नीचे हो जाएगा 7 इंटू 1/2। क्लियर है? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 गुना हो गया 49, और ये जो है आपका 3/2 उलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/49, और यहां पर हो गया आपका इंटू 7x प्लस 9 टू दी पावर 3/2, और प्लस यहां देखिए कितना हो जाएगा 2 ऊपर गया तो 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/49, और इंटू हो गया 7x प्लस 9 टू दी पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। ये आपका देखिए यहां भी आप छोड़ देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाइए, मतलब जितना छोटा हो सकता है वहां तक ले जाइए सॉल्व करके, है ना। हालांकि जो रूल्स था, है ना, इसको इंटीग्रेट करने का, वो रूल्स आपका सारा फुलफिल हो गया है, और आगे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां भी छोड़ सकते हैं, है ना। तो यहां भी आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए जरा यहां से कुछ कॉमन होगा, और क्या कॉमन होगा 7x प्लस 9 टू दी पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा, है ना। और यहां ऊपर से कॉमन क्या होगा, देखो 2 निकल जाएगा, और 49 2/49 भी कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहां पर कॉमन ले लेते हैं 2/49 कॉमन ले लिया,
और कॉमन क्या ले लिया 7x प्लस 9 टू दी पावर 1/2 कॉमन ले लिया। तो देखिए यहां क्या बचेगा 3/2 में से 1/2 निकल गया तो इसका पावर 1 बचेगा, है ना। तो यहां बचेगा आपका 7x प्लस 9 और यहां से देखिए ये तो कंप्लीट ही निकल गया, है ना। और 49 नीचे से भी निकल गया, ऊपर से 2 निकला तो 8 बचेगा। तो ये प्लस 8 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए कितना हो गया 2/49 और इंटू इसको हम रूट में लिख सकते हैं ना, पावर 1/2 है 7x प्लस 9 का, तो इसको लिख सकते हैं इंटू रूट 7x प्लस 9, है ना। और ये ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 17 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार फिर से इसको अरेंज कर लेते हैं तो फाइनल वैल्यू हो गया 2/49 क्लियर, और इंटू हो गया 7x प्लस 17, है ना, और इंटू हो गया 7x प्लस 9 रूट के अंदर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो हमने जो पर्टिकुलर फॉर्म बताया था उस दोनों फॉर्म पे हमने 2 एग्जाम्पल करके आपको बता दिया। अब मेरे ख्याल से आप जो है रूल्स भी अच्छी तरह से समझ गए और रूल्स को आप जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी अच्छी तरह समझ गए, है ना। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे इसमें और आज इसको फिनिश कर देंगे, है ना। चलिए उतारिए। तो गाइस चलिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, है ना। तो देखिए पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट और यहां पर है इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ये क्वेश्चन है आपका, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे सोल्यूशन करने के लिए, देखिए सबसे पहले लेट कर लीजिए I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हैं, ट्रिगो में आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, पढ़ा था आपने। तो देखिए यहाँ पर जो cos 2x है और cos 2 अल्फा है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग उसको तोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहां पर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, है ना, क्योंकि पहले माइनस है और माइनस को घटाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, समझे। डिवाइडेड बाई ये हो गया cos x माइनस cos अल्फा dx, है ना। यहां देखिए प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया और 2 यहां से कॉमन ले लीजिए तो ऊपर क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। आ रही बात समझ में। अब देखिए ऊपर में जो फॉर्मेट है वो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। सो गाइस ये हो जाएगा 2 इंटू और न्यूमरेटर में हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx, यही हो जाएगा। अब देखिए कॉमन फैक्टर आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा जो है ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, ये कैंसिल हो गया। बचा कितना आपके पास 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx, यही बचा। अब यहां से इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x dx, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x dx और प्लस हो जाएगा 2। अब cos अल्फा भी आपका कांस्टेंट ही है, ये भी बाहर आ जाएगा तो 2 cos अल्फा इंटू इंटीग्रल dx। क्लियर है। अब जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, है ना, और dx का इंटीग्रेशन x। सो गाइस ये हो जाएगा 2 और sin x 2 sin x प्लस 2x dx का इंटीग्रेशन x हो गया तो इसको पहले लिखेंगे अरेंज करके तो ये हो जाएगा 2x इंटू cos अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं।
देखिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इवैल्यूएट और यहां पर है इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। ये अलजेब्रिक इंटीग्रांड है, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चा। चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं और इसके लिए हम लेट करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर। अब देखिए जरा, यहां न्यूमरेटर में एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन और यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है। अब देखिए इस डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो गाइस ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। और प्लस हो जाएगा आपका 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए और होल का dx हो गया, है ना। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले टर्म में ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा और बाकी को एज इट इज लिख देंगे। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों टर्म के साथ। तो देखिए पहले टर्म में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और प्लस यहां भी 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए और इसको अरेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। अब देखिए ये बिल्कुल इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ गया। यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स टू दी पावर n पर इंटीग्रेट करेंगे और ये आप जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x होता है ना। सो गाइस यहाँ पर ये वैल्यू हो गया 1 बाई 2 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस c। एक बार इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए नीचे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 6, तो इसको लिखेंगे 1 बाई 6 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 2 और यहां हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक लॉगरिथम्स, बेसिक एक्सपोनेंट, ये सारे बेसिक्स मैथमेटिक्स का यूज करके इसको हम लोग क्या करते हैं, गिवन इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्मेट में करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यही रूल है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बच्चा। अगले एग्जांपल में ले लेते हैं इवैल्यूएट और यहां इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x log a और प्लस e टू दी पावर a log x dx। इसे इंटीग्रेट करना है। देखिए इंटीग्रांड क्या है, e टू दी पावर x log a प्लस e टू दी पावर a log x dx, है ना। अब यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x log a प्लस e टू दी पावर a log x dx। ठीक है। अब देखिए जरा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला क्या है, log m टू दी पावर n है तो इसको लिखते हैं n log m, लिखते हैं ना, इसी फॉर्मेट का है। तो देखिए यहां पर जो पीछे मल्टीप्लाई हो गया, ये पावर पीछे चला जाता है ना, तो यहां पर पावर पीछे की तरफ है, इसको जब इस फॉर्म में करेंगे तो पावर इधर आके ऊपर हो जाएगा, a पर पावर हो जाएगा और यहाँ a पीछे है, ये पावर हो जाएगा x पर हो जाएगा। तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं e टू दी पावर log a टू दी पावर x और टू द बेस e। जब भी लॉगरिथम में बेस गिवन नहीं है तो आपको समझना है कि इसका बेस क्या है, e है, लिख सकते हैं। प्लस फिर ये पावर इधर आएगा तो लिख सकते हैं इसको e टू दी पावर log x टू दी पावर a टू द बेस e और ये dx हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये और भी छोटा फॉर्म हो जाएगा। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है और वो फॉर्मूला क्या है, यहां लिख देता हूं। हमने पढ़ा है कि a टू दी पावर log यहां पर x
टू द बेस ए है तो इसका वैल्यू x होता है, मतलब होल का जो वैल्यू है a टू दी पावर log x टू दी बेस a है, इस पूरे होल का वैल्यू x के बराबर होता है ना। कैसे होता है, मैंने कहा था कि एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस जब दोनों बराबर हो तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू ये लॉगरिथमिक नंबर के बराबर हो जाता है। इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम है, सेम सेकंड टर्म में भी है, एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम है, तो वैल्यू किसके बराबर होगा, लॉगरिथमिक नंबर के बराबर। लॉगरिथमिक नंबर पहले टर्म में कौन सा है, a टू दी पावर x, और दूसरे टर्म में है x टू दी पावर s। सो गाइस ये और रिड्यूस होकर आपका बच गया कितना, a टू दी पावर x और प्लस x टू दी पावर a के बराबर बच गया। देखे कितना छोटा फॉर्म हो गया। अब ये आपका इंटीग्रेबल फॉर्मेट है ना। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, तो इसको लिखेंगे हम a टू दी पावर x dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर a dx, है ना। देखिए इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है, ये होता है a टू दी पावर x बाई log a, और x टू दी पावर a है x टू दी पावर n वाला फॉर्मेट, है ना। तो इसको x टू दी पावर n फॉर्मेट पे ले जाएंगे, तो गाइज इसका इंटीग्रल हो जाएगा a टू दी पावर x बाई log a और प्लस इसका हो जाएगा x टू दी पावर a माइनस 1 बाई a माइनस 1 और प्लस c, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे। तो देख रहे हैं ना आप लोग, गिवन इंटीग्रांड को हम लोग, है ना, पहले इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लाते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चा। चलिए इन तीनों को लिखिए, फिर आपको और कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं। लिखिए। तो गाइस चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए अगला एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर log रूट x डिवाइडेड बाई x dx, है ना। इसे इंटीग्रेट करना है। सो गाइस इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट कर लीजिए I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर log रूट x डिवाइडेड बाई x dx, है ना। देखिए इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। पहला काम कि यहां पर log का बेस कुछ भी नहीं दिया है, तो यहां हम log के बेस को e मान लेंगे, है ना। और अभी हमने फॉर्मूला बताया a टू दी पावर log x टू द बेस a, अगर हो तो वैल्यू कितना हो जाता है x, है ना। एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम हो तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू लॉगरिथमिक नंबर के बराबर। तो यहाँ देखिए एक्सपोनेंट का बेस e है, log का बेस भी e है, तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके बराबर, लॉगरिथमिक नंबर, और लॉगरिथमिक नंबर क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स dx, है ना। और यहाँ पर रूट एक्स बाई एक्स को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स dx, है ना। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 बाई रूट एक्स dx का फॉर्मूला होता है कितना, 2 रूट एक्स प्लस सी। तो गाइज ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ये हो गया आपका 2 रूट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं। इवैल्यूएट और इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स sin 2x बाई 1 प्लस cos 2x dx, है ना। देखिए यहां पर ITF और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो फॉर्मूला होता है वो सारा यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। लेट कर लीजिए I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स sin 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x, है ना, dx। देखिए यहाँ कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं बच्चा। फॉर्मूला क्या है अपने पास, sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और 1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x को, है ना। ये दोनों फॉर्मूला हमने मल्टीपल एंगल्स में पढ़ा था, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर है। अब इस दोनों फॉर्मूला का यूज यहाँ करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका tan इनवर्स, और ऊपर में लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, sin 2x को, और 1 प्लस cos 2x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x dx, है ना। 2 से 2 कैंसिल, एक cos भी कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, बाहर है आपका tan इनवर्स और अंदर हो जाएगा sin x बाई cos x, यही बचेगा ना। और sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, tan x,
तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स tan x dx। और आपको मालूम है ITF का फॉर्मूला कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू कितना होता है x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ x dx। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x टू द पावर n पर ले जाएंगे तो x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c। और फाइनली आप लिखेंगे 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने कुछ क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में किया था, कुछ क्वेश्चन हम लोग आज के लेक्चर में किया। और इस प्रकार से जो है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया, समझे ना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, वो आप होमवर्क के रूप में उसे बना लीजिएगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर आपको होमवर्क देता हूं। लिखिए। सो गाइस, यहां पर 4 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दिया है मैंने। क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसमें क्या करना है। होमवर्क है आपका इवेल्युएट द फॉलोइंग, और इसमें 4 क्वेश्चन हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स, है ना। इसके ठीक सामने आपका आंसर दिया है। तो पहले का आंसर है पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दूसरा है आपका इंटीग्रल ऑफ 3 कॉस एक्स प्लस 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना। और इसका आंसर ठीक इसके सामने है, और आंसर है माइनस 3 कॉसेक एक्स माइनस 4 कॉट एक्स प्लस सी, है ना। तीसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। और इसका आंसर है ठीक इसके सामने, ये इसका आंसर है ना। और ये आंसर है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। और चौथा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और इसका ठीक आंसर है इसके ठीक सामने, और आंसर है एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये 4 क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा। और ये जो 2 लेक्चर था, पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर, ये दोनों जो है मिलाकर आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट रूप से खत्म कर देता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बहुत सारा रूल्स पढ़ना है। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स भी करेंगे, बहुत सारे रूल्स हैं, तो उसको समझने के लिए एग्जांपल्स जब तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें रूल्स नहीं समझ में आएगा, है ना। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी आप लोग इसे लिख लीजिए, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए लिख लीजिए।